क्या होता है पता है? अगर मैं एन फैक्टर को ध्यान से सोचूं, एन फैक्टर वही है कि किसी कोई एक मोल जो सब्सटेंस है, देखो जैसे सोडियम का एक आयन लिया, कितना लिया? एक आयन लिया। सोडियम का एक आयन लिया तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम एटम बन जाएगा। बोलो हाँ। सोडियम का एक आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम एटम बन जाएगा। अगर इसका एक मोल है तो एक मोल को यहाँ पे एक मोल सोडियम बनने के लिए या सोडियम का मोलर मास जो भी है उसके मोलर मास को प्रोड्यूस होने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोलो हाँ। अगर मैं Mg2+ लूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mg बनता है। बोलो हाँ। इसके मोलर मास को प्रोड्यूस होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो हाँ। एक मोल इलेक्ट्रॉन मोलर मास बाई 2 प्रोड्यूस करेगा। बोलो हाँ। Al+ ये 3+ को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर ये एल्यूमिनियम बनाएगा। बोलो हाँ। इसके मोलर मास को प्रोड्यूस होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो हाँ। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा वो मोलर मास बाई 3 प्रोड्यूस करेगा। एक किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो एक मोल के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास के बराबर है। देखो वैलेंसी फैक्टर मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर करते हैं तो 1 इक्विवेलेंट मास आता है ना। मोलर मास डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास हो गया। मोलर मास बाई 3 क्या हो गया? इतने सारे अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। तो फिर से किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना मास होता है? वो मास जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, या तो दे रहा है या तो ले रहा है या तो शेयर। एन फैक्टर क्या होता है कि एक मोल सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे एक मोल सब्सटेंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, ये इसका एन फैक्टर। जैसे MnO4- देखो MnO4- कल बताया था तुम लोगों को, MnO4- और Mn2+। जब एक मोल MnO4- में कोई चेंज आता है तो 7 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। बोलो हाँ। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ कितना इंटरेक्ट करेगा? मोलर मास बाई 7। बोलो ना भाई। तो मोलर मास बाई 7 क्या हो जाएगा? उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब आई समझ कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं आई तो नहीं आई बेटा, क्या दिक्कत है? अपन करेंगे ना। बोलो हाँ बेटा। देखो एक मोल सब्सटेंस मतलब मोलर मास, जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मान लो 10 ग्राम सब्सटेंस जो है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ कितना इंटरेक्ट करेगा? 5 ग्राम। तो उसका एक इक्विवेलेंट मास है। ये सोडियम का मोलर मास 23 है कि नहीं? बोल। 23 ग्राम कितने मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? तो यही इसका क्या है? इक्विवेलेंट मास। मैग्नीशियम का 24 ग्राम कितने मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? तो मोलर मास बाई 2, एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ कितना इंटरेक्ट करेगा? 12 ग्राम। अब देख क्लोरीन देख, Cl- या क्लोरीन जो है Cl- किस में चेंज हो जा रहा है? मान लो Cl2 में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है? -1 और यहाँ पे क्या है? 0। चेंज कितने का आया बेटा? 1 का चेंज आया। एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो 2 का 2 हो रहा है ना। तो अब देखो इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो Cl- से Cl2 बनने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। बोलो ना भाई। 1 मोल Cl2 मतलब 71 ग्राम बनने के लिए
2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 71/2 35.5। तो अब देखो मैं इक्विवेलेंट मास क्यों कर रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ में आया। तो इसका 23 ग्राम और इसका 35.5 ग्राम रिएक्ट करेगा, इसका 24 ग्राम, इसका 12 ग्राम और इसका 35.5 ग्राम रिएक्ट करेगा। तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मोल्स के हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उसका कितना मोल है कितना, वो अपने को मतलब नहीं। 1 मोल देने वाला कितना मास, 1 मोल लेने वाला कितना मास, 1 मोल देने वाला जितना मास होगा वो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 मोल लेने वाला जो मास है वो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ले रहा है, तो उसको इसी तरह थोड़ा सा है। जिस पार्ट को अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसकी वो कभी तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुमको फील रहे अच्छा ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है। कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखोगे, तो जो देखोगे वो वही रहेगा जो तुम लोगों को मैं लास्ट में कैलकुलेशन करना सिखाया। समझ में आया। अब थोड़ा सा और फील करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को, और फील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे। देखो if 0.1 मोलर 100 ml HCl solution, if 0.1 molar 100 ml HCl solution is completely neutralized by, if 0.1 molar 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, if 0.1 molar 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, then calculate the mass of NaCl, then calculate the mass of NaCl, then calculate the mass of NaCl formed. If 0.1 molar of 100 ml HCl solution is completely neutralized by NaOH solution, then calculate the mass of NaCl. अरे मेरे को बताना है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये नॉर्मली तरीके से तुम बना सकते हो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा? फर्स्ट क्लास है ना तुम्हारी? आज मेरी फर्स्ट क्लास है ना? तुम्हारी फर्स्ट क्लास किसकी है? देखो HCl दिया हुआ है, दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है ऑफ 0.1 होगा, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ। कुछ बनेगा, मेरे को नहीं पता क्या बनेगा, मेरे को मतलब क्यों पूछ रहा है कि 100 ml ऑफ 0.1 मोलर के लिए ना कितना मास लगेगा NaOH का। दो बात बताता हूँ जो लास्ट क्लास में कल पढ़ाया। एक
नॉर्मली तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे बेटा, इसको बैलेंस करोगे। अब तो यहाँ पे 1 1 1 है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर जगह H2SO4 होता तो यहाँ पे 2NaOH होता। तो फिर तुम मोल्स को बैलेंस करते कि 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो x मोल 2x से करेगा, 10 मोल 20 से करेगा। यही करते हो ना, नहीं करते हो क्या? इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना तुम लोगों से। मुझे मतलब ही नहीं है कि वो 1 से करे, 2 से करे, 10 से करे, 50 से करे। मैं जानता हूँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या जानता हूँ बेटा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है बेटा सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में बनते हैं। समझ में आया क्या? अब जैसे मेरे को मान लो डर लगता है ग्राम इक्विवेलेंट से, तो टेंशन मत। ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता है बेटा? मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स लेता हूँ और वैलेंसी फैक्टर लेता हूँ। बोलो हाँ। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज करना है तो नंबर ऑफ मोल्स V2 वैलेंसी फैक्टर करके ग्राम इक्विवेलेंट्स में निकाल लूँगा। अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स दिया है तो मैं इन फैक्टर को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगा। कोई आपत्ति, परेशानी, दुख, विपदा, आपदा कुछ नहीं। अब ये दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए बोल रहे हैं। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट रिएक्शन, कोई भी बचना नहीं चाहिए। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब अगर इसका यहाँ पे जितना भी मोल, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े हो कभी जीवन में? लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता था, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते थे ना, तो एक रिएक्टेंट बच जाता था और एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता था। तो जो खत्म हो जाता था तो कंप्लीट, इसको कंप्लीट रिएक्शन थोड़ी बोलेंगे 100%। कोई बच रहा है मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट तो तुम तब बोलोगे जब तुम जितना भी लिए हो दोनों वो पूरा का पूरा क्या हो जाए। आई बात समझ में? जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन है ये N2 + 3H2 gives 2NH3। जैसे आपके पास ये दिया है 1 मोल और H2 दिया है 5 मोल, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? देखो ये बैलेंस्ड है, तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 1 मोल जो है वो इसके 3 मोल से रिएक्ट कर लिया। बोलो हाँ। तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ये अभी भी 2 मोल बचा है। ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ, एक बच जा रहा है। ये हो गया LR लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आई? लेकिन वही अगर ऐसा होता बेटा कि N2 + 3H2 gives 2NH3, इसका मान लो रहता 2 मोल और H2 का रहता 6 मोल, तो मैं क्या दिमाग लगाता कि 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, 2 मोल से कितना करेगा 6। तो जब इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 6 मोल रिएक्ट करेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब अभी अपन पढ़ेंगे बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत हो। समझ में आया क्या? तो ये 100% रिएक्शन हुआ, कंप्लीट रिएक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेटा कि अगर इसका मैं 100 ml ऑफ 0.1 मोलर लिया हूँ तो मैं कितना NaOH का मास लूँ सॉल्यूशन में जिससे कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। तो एक तो तरीका है कि मैं इसको बैलेंस करूँगा और जो मैं पिछली स्लाइड में कर रहा था वैसा ही करूँगा। लेकिन मैं अगर नंबर ऑफ ग्राम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जानता हूँ तो मैं इतना सब कुछ टेंशन नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं देखो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स आता है पढ़ा रखा हूँ इन लोगों को कि जब भी मैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करूँगा, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर, वॉल्यूम लीटर में लूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अगर मैं ml में लेता हूँ तो मिली मोल्स मिल जाएगा। तो 0.1 × 100 ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 मिलीमोल, क्योंकि ये ml में है ना, अगर ये लीटर में होता तो मोल्स होता। तो 10 मिलीमोल मतलब 10 × 10⁻³ मोल, इट मींस 10⁻²। जो तुमको अच्छा लगता है वही ले आएगा, ठीक है क्या? अब कोई भी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है बेटा कि वो कितना H+ देता है। एक मॉलिक्यूल एक H+ दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। तो 10⁻² × 1 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमको क्या बोलता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, जितने भी होंगे उससे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर HCl के 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट से आपको रिएक्शन करवाना है तो NaOH का भी कितना लेना होगा?
पावर माइनस 2 ग्राम इक्विवेलेंस। अब ग्राम इक्विवेलेंस को मोल्स में चेंज करना है, ये तुमको दिया है, वैलेंसी फैक्टर डिवाइड करेंगे। NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बेटा? 1। तो 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2 मोल। मोल को मास में कैसे चेंज करेंगे बेटा? 10 टू मोल इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास। तो देखो 10 टू द पावर माइनस 2 इनटू इसका 40 ग्राम पर ml होता है ना, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब 0.4 ग्राम। इसका अगर मैं 0.4 ग्राम लूँगा बेटा तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। अब मेरे को कौन से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ी? मैं तो बस ये निकालता हूँ और बराबर करके जो चाहिए वो कैलकुलेट करूँ। अब समझ में आया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? आया समझ में? सॉल्व करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे आराम से समस्या, और समस्या होगी तो अच्छा मास ऑफ NaCl फॉर्म को क्वेश्चन क्या था? तो अच्छी बात है, चलो और पढ़ लो। इसका 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो कितने से रिएक्ट करेगा? 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम इक्विवेलेंट से। ठीक है, बनेगा NaCl कितना? कितना NaCl बनेगा? 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मोल। बोलो हाँ। मोलर मास कैसे निकालोगे? Cl का 35.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 36.5। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ये लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या? अच्छा 23 सॉरी 58.5 होगा, 58.5 ठीक है, 0.5। अब बोलो और कोई दिक्कत है? और मैं कहीं गलती किया हूँ कि बता दो। आया बेटा समझ में थोड़ा बहुत? आपको बस ये डाटा ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। बाकी वो चीजें जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डरो मत, मतलब चीज़ों को समझो कि वो चीज़ है क्या, समझ में आया ना? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से कोई 2 मोल फेंके और वहाँ पे कोई भी मास पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। उसको ऑक्सीजन का एक एटम दूर तो ले सकता है, उसके पास 4 आएंगे तो 4 ले लेगा क्या? नहीं, 4 फिर एक एटम नहीं लेगा, 2 एटम लेगा। इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है। आई बेटा बात समझ में? अभी फील हो गया कि अभी भी किसी को थोड़ा बहुत ऐसे नहीं सर मलाल है मेरे को, थोड़ा मतलब मजा नहीं आया मेरे को। श्रद्धा आ गया? तुमको आ गया बेटा? अभी भी नहीं आया तो बता क्यों नहीं? हाँ क्या बेटा? रुक जाओ नहीं रुक जाओ, मेरे को कायदे से मैं ही गलत लिखा हूँ, मेरे को सही लिखना चाहिए। देखो इधर देखो सब लोग देखो, NaCl NaOH, ठीक है, मेरी गलती है बेटा, माफ कर दो। NaCl प्लस H2, ठीक है क्या? इसका कितना दिया था? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। अब देखो यहाँ पे साइड में मैं क्वेश्चन इसका पूरा फॉर्मूला लिखते जाता हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको लीटर में लेना रहता है, ठीक है? अब 100 ml से तो काम नहीं चलेगा, डिवाइड बाई 1000 कर, ठीक है, इनटू 0.1 कर, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिला। क्या मिला? नंबर ऑफ मोल्स मिला। कितना मिलेगा? ये 1 2 ये 10 और ये 0.01 मोल्स। बोलो हाँ।
फिर मैं एक चीज जानता हूँ क्या कि मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। बोलो हाँ। यस सर। n फैक्टर। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? ऐसे लिखा नहीं था ना बेटा पूरा में? हाँ, तो 0.01 इंटू 1 मतलब 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको यह है क्या सर आप वहाँ पे 10 टू द पावर -2 लिखे थे, यहाँ पे 0.01, दोनों बराबर है बेटा। ठीक है, नहीं मतलब बायो वाले हो ना, तुम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर तुम कुछ भी बोलते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब। अब जितना ग्राम इक्विवेलेंट HCl का है उससे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे। इससे 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट क्या किए बेटा? रिएक्ट। अब इसको मैं मोल्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो हाँ। यस सर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से n फैक्टर डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो 0.01 डिवाइड बाय 1 मतलब ऊपर 0.01 मोल्स। ठीक है क्या? यस। बोलो। यस सर। अब मेरे पास एक और होता है फॉर्मूला, क्या कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं उससे मैं क्या करता हूँ? मोलर मास मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास आ जाता है। जैसे 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम, तो 2 मोल कार्बन का कितना? 24। 3 मोल का कितना? 4 मोल का कितना? 48। समझ में आ रहा है क्या? 1 मोल से 1 मोल के मास से जितने भी मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करने पे मास आता है। तो देखो यहाँ ये 0.01 इंटू, अच्छा NaOH का निकाल रहा हूँ ना अभी मैं, 40 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया बेटा 0.4 ग्राम। हमको NaCl का पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे? अगर इसका 10 टू दी पावर, इसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया तो NaCl का भी 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट बना। बोलो हाँ। यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट को मोल्स में कैसे चेंज करूंगा? n फैक्टर डिवाइड करूंगा, इसका भी n फैक्टर क्या है? 1, तो 0.01 मोल्स। बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, मोल्स को मास में कैसे चेंज करूंगा बेटा? 0.01, Na का 23 और Cl का 35.5, 23 और 35.5 58.5। अब यहाँ पे ये 2 के बाद लगा है तो 0.585 ग्राम। बोलो अब आया? यस सर। अब थोड़ा बहुत आया बेटा? और किसको प्रॉब्लम जा रही है जल्दी बताओ। एक बच्चे से नहीं पूछ सकूंगा मैं, बाद में तुम पूछ भी लेगा, तुमको खुद बताना है तुमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया क्या? तुम नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं भगवान हूँ क्या? मतलब होते होते रह गया हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो तुमको खुद बताना पड़ेगा कि सर इस पार्ट में मेरे को दिक्कत जा रही है, इसको मेरा ठीक करो। किसी भी तरीके से मेरी जवाबदारी है उसको तुमको समझाने की। समझ में आया? तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल कि तुम बताओ खुद से। हो गया? समझ में आ गया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सेम नंबर ऑफ ग्राम, उधर से जितना मोल इलेक्ट्रॉन फेंकेगा कितना उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन देगा, और जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना ग्राम। x मोल तो x ग्राम, 10 मोल तो 10 ग्राम। समझ में आया क्या? मैं भी कई बार बेवजह कंफ्यूज कर देता हूँ, जो ज़रूरत नहीं है वो भी पढ़ा देता हूँ, उसमें गड़बड़ हो जाता है ना, मूंगा मारने लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अब मजा आएगा ना, ये वाला मजा आया तो अब अगला भी मजा आएगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar solution, how much volume of 0.1 molar solution of NaOH how much volume of 0.1 molar solution of NaOH is required for the complete neutralization of
How much volume of 0.1 molar solution of NaOH is required for the complete neutralization of complete neutralization of 4.9 gram of H2SO4 solution? चलो बनाओ। हमेशा याद रखो कि कोई चीज नहीं बन रही है वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन समझा रहे हैं उसके बाद कि आपको क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम तो वो प्रॉब्लम। समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनाई कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बनाते बनाते आ जाती है बेटा। लेकिन उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन समझाया जा रहा है फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम। पहले नंबर की प्रॉब्लम है कि दूसरे नंबर की प्रॉब्लम? अभी समझ में आया? 4.48 बड़ी क्यों करती है? हो गया 1 लीटर। हाँ हाँ तुम लोगों को ऐसे बन जाता है तो ऐसे क्यों लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया? अरे सिंपल है, सब चिल्लर चीजें हैं बेटा। तुम लोग बड़ा लेके चलते हो ना, बहुत भयानक है ये, तभी तुम उसको ऐसा लेके चलते हो, इसलिए तुमको बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती है। कचरा है सब एकदम आसानी से मिल जाएगा। चलो देखो H2SO4 प्लस NaOH, यही है क्या? Na2SO4 और H2 बनेगा क्या? मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कितना मोल कितने मोल से रिएक्ट करता है, क्योंकि मेरे को क्या पता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया? क्या दिया था बेटा, जल्दी बोलो मेरे को। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था? और 0.1 मोलर सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा? पहले तो ये 4.9 ग्राम को अपन नंबर ऑफ ग्राम, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमको तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में ही चीजें समझ में आती है, ठीक है। 4.9 ग्राम को पहले, एक मिनट श्रद्धा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है बेटा? बोलो ना, वेट बाय। तो 4.9 ग्राम हमको दिया था, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? इसका मोलर मास डिवाइड कर दूंगा। बोलो हाँ,
98 ग्राम पर मोल होता है ना। Yes, sir. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ये है, बोलो हाँ। Yes, sir. एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। किसी को आपत्ति परेशानी दुख है तो बताओ, आगे समझ। अब अगर इसका 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा? 0.1. ग्राम इक्विवेलेंट को मोल्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? Divide by एन फैक्टर क्या है इसका? 1. तो 0.1 डिवाइड बाय 1 बोलो हाँ। Yes, sir. अब बताओ कि मैं 0.1 मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम लूं जिससे कि नंबर ऑफ मोल्स है। देखो देखो इधर ध्यान से, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। बोलो हाँ। Yes, sir. मुझे कितने मोल चाहिए? मुझे 0.1 मोलर सॉल्यूशन से मैं कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लूं जिससे मुझे कितना मोल्स मिले? 0.1. बात समझ में आएगी नहीं? एक करोड़ चीज है ये चीज है। तुम बेटा हार गए, तुम 4.48 बोल के तुम मस्त हो गए। आई बात समझ में? कहाँ गलती करी थी? हड़बड़ी क्यों करती? तेरे को मैं पहले साल से बताया हूँ ना, उस समय से तेरे को बोला हूँ ना, पिछले बोला था कि नहीं बोला था हड़बड़ी नहीं करना था। नहीं कि तू अभी मिठाई बांट रही होती, तेरे को पता है? अभी आगे मिठाई खिला रही होती सर। वैसे तो मैं जेएनएम रायपुर मतलब से ऊपर भी जा सकती थी, तो नहीं रहने। एक साथ दूसरी चीज़ें नहीं सोचा कर, सिर्फ दो सोचो। जो चीज़ बना रही है वही सोचो। अब लिखता है चेक करो 200 250 100 150 होता है बोलिए। तो जो 200-300 नंबर कम हुए हैं ना, तेरे नॉलेज की वजह से कम नहीं हुए, तो तेरी ये जो हड़बड़ी है ना उस वजह से कम हुआ है। बहुत सारी चीज़ सोचते रहती है। आप बोल फोकस हो बेटा, फोकस। चलो हो गया क्या? हम साल भर मेहनत करते हैं उस 3 घंटे, 3 घंटे में हड़बड़ा गए। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको सब आता है, उसके बाद भी 300 400 450 में सिमट जाते हैं। कारण क्या है कि आपको उसको 3 घंटे में आपका एकदम फोकस्ड रह के आपको वो जो प्लान है ना उस 3 घंटे के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि मैं अगर पेपर कठिन आ गया, डिफिकल्ट आ गया मेरे को, तो अपने आप को कैसे आपको संभाल के चलना है। सब बन रहा है, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के गलत, सब बनता, स्टार्टिंग के ही 2 क्वेश्चन नहीं बने गए, खत्म। उसका ऐसे हड़बड़ा है कि वो बबल गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, 0.1 इंटू 4 लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना, समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं उससे भी बनाऊंगा एक बार, नॉर्मल जो मेथड है हम लोगों का, चेक करते हैं इसको, है ना कि भाई ये सब क्या बात है। ये स्लाइड चेंज कर दूं? चलो तुम लोग बताते जाना क्या क्या दिया था भाई, हैं मैं गजनी में भूल जाता हूँ। हाँ, H2SO4 NaOH Na2SO4 और H2। अगर आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट से नहीं बनाओगे, अगर आप चाहते हो कि मैं ग्राम इक्विवेलेंट से ना बनाऊँ, तो बेटा आपको इसको करना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि बिना बैलेंस के बन ही नहीं सकता है कोई, दुनिया में वो इंसान ही नहीं बना ले। इसको अगर मैं बैलेंस करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये Na2SO4 और यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इसका 4.9 ग्राम दिया था, मतलब 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, तो ये 1/2 1/20 मतलब 0.05 मोल। बोलो ना बेटा, अरे हाँ बोलो ना।
इसका 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो 0.05 मोल 0.05 इंटू 2 मोल से रिएक्ट करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी Yes, बोलो। sir. मतलब 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा। बेटा इसका 0.1 मोल पर लीटर का मैं कितना वॉल्यूम लूँ बेटा जिससे कि 0.1 मोल आए? बोलो। क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन वो अच्छा क्यों लगता है पता है? उसमें ना बैलेंस करने लगता है। अच्छा, उसमें और एक क्या एडवांटेज मैं भी यूज़ करता हूँ कई बार, मैं भी समझ में नहीं आता। एक्स था, वाई से रिएक्ट किया, अब मेरे को पता ही नहीं कि जेड बन रहा है कि वो क्या बन रहा है, मेरे को नहीं पता, मेरे को रिएक्शन ही नहीं पता। जब तक तुमको रिएक्शन नहीं पता तब तक तुम इसको बैलेंस कैसे करोगे? नमस्ते वहीं हो गया ना, हाथ जोड़ के आगे निकलने वाली कहानी हो गई, तो मैं टेंशन ही नहीं लेता। मैं बोलता हूँ कि कुछ भी बना है, इसका जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो इसके उतने ग्राम इक्विवेलेंट से लेके सॉल्व कर देगा। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन तुमको रेयर मिलेंगे। अभी फिर से बता दे रहा हूँ, एंटी जो क्वेश्चन दे रहा है ना बेटा, बहुत हलवा क्वेश्चन दे रहा है, एनसीईआरटी बुक से उठा के दे रहा है। समझ में आया? अगर आपको आपका किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि मूल कंसेप्ट के बहुत उटपटांग क्वेश्चन दे देते हैं, इजी आ रहे हैं, अच्छी बात। इस बार कैसे कैसे आए हैं देखिए, तो दोनों एकदम इजी क्वेश्चन आए। लेकिन और अब वैसे ही संभावना है बेटा आगे के सालों में, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। समझ में आया? लेकिन अगर बाई चांस पैटर्न, हमको तो नहीं पता है कब क्या पैटर्न चेंज हो जाए, आज से 4 साल बाद वाले का पैटर्न आ जाए, समझ में आया? तो हमको एक लेवल अपने को ऊपर चलते रहना, ताकि बाकी जो नीचे वाले आए वो सब एकदम फालतू लगे रहे। समझ में आया क्या? आया क्या? एनसीईआरटी बुक पढ़ना है तुमको? अभी तो खैर ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है कि तुमको मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। ग्राफ मोलिकुलर मास पढ़ा दिया होगा? नहीं पढ़ाया, मतलब मोल्स वोल्स कैसे आते हैं, मोल्स क्या होते हैं, रिलेटिव मोलिकुलर मास। अब अपन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, पता है ना? तो अब एकदम स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से एटम एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चल एक क्वेश्चन और है, दोनों में वही है कि अलग अलग है ना? क्योंकि सही कर सकता है ना, इसलिए। चलो, if 4.9 gram of H2SO4 solution, if 4.9 gram of H2SO4 solution is mixed with 4 gram of NaOH solution, if 4.9 gram of H2SO4 solution is mixed with 4 gram of NaOH solution, then the pH of the final solution will be, then the pH of the final solution will be, then the pH of the final solution will be, if 4.9 gram of H2SO4 solution is mixed with 4 gram of NaOH solution, then the pH of the final solution will be, पहला ऑप्शन है greater than 7, दूसरा ऑप्शन है less than 7, तीसरा ऑप्शन है equal to 7 और चौथा है none of this।
हो गया, बन गया? नहीं बन रहे? क्यों नहीं बन रहे? अरे यार तुम बहुत गधे हो, तुम लोग ना उतना ही समझते हो जितना तुमको बोर्ड में लिखा। तुम्हारा अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगाते तुम। एक बात बताओ, ये कोई एसिड है और ये कोई बेस है क्या? ये पीएच को जो तुम चाह रहे हो ना, 9th-10th वाला ही नॉलेज से बन जाएगा, ठीक है? एसिड और बेस मिलके कुछ बनाएंगे, नहीं पता मेरे को, वो भी नहीं पता कि सॉल्ट बनेगा कि क्या बनेगा, मेरे को नहीं। मेरे को क्या पता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मेरे को क्या पता है? मान लो एसिड के x ग्राम इक्विवेलेंट दिए हैं और बेस के y ग्राम इक्विवेलेंट दिए हैं, तो मेरे पास 3 सिचुएशन, पहली, दूसरी और तीसरी। सुहाना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? कंप्लीट रिएक्शन मतलब सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। तो मान लो x ग्राम इक्विवेलेंट, x और y की वैल्यू सेम है, तो पूरा एसिड पूरे बेस से रिएक्ट कर लेगा, और जब पूरा एसिड पूरे बेस से रिएक्ट कर लेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा? मानते हो ना? और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? तुम लोगों को कोई बहुत बड़ा वो चाहिए था? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, पीएच की वैल्यू होगी 7। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि x इज ग्रेटर देन y, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा है, जैसे इसका 5 और इसका 2, तो 2 और 2 रिएक्ट कर लेंगे, 5 में से 2 चले गए तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट बच गया ना, तो एसिड बच गया ना। अरे बचा कि नहीं बचा? एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा थे, तो पूरा बेस पूरे एसिड से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन कुछ एसिड बच जाएगा। तो एसिड अगर बच गया है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा? अरे बाद में देखेंगे ना यार, अपने को पीएच 7 क्यों होता है, लेकिन जो अपन जानते हैं वो तो पीएच की वैल्यू 7 से, एसिडिक में पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा कम, सब तो मालूम है। अगर तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि x इज लेस देन y, तो y ज्यादा है तो x इसके x से रिएक्ट कर लेगा, कुछ बेस बच जाएगा, और कुछ बेस बच जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा? पीएच की वैल्यू, अब बोलोगे सॉल्ट, अरे सॉल्ट का क्या देखना आपको? सॉल्ट को क्या देखना? अच्छा, तुम लोगों को थोड़ा बहुत सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मालूम है? थोड़ा याद है कुछ? चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं करूँगा, पता चला फिर। अच्छा क्या था क्वेश्चन? जल्दी बोलो, क्वेश्चन क्या था? H2SO4 को किससे रिएक्ट करवाया जा रहा है? NaOH। ये 4.9 ग्राम है और ये कितना है? 4 ग्राम। चलो इसको पहले ये मास दिया है तो मोल्स में चेंज कर लेंगे, बोलो हाँ। श्रद्धा बेटा, मास बाय मोलर मास, परेशान मत होना, मजाक करता हूँ मैं, मतलब क्लास में थोड़ा बहुत होगा तब तो मजा आएगा ही। तो देखो 49 ये 1/20, 1/20 मतलब 0.05। अच्छा इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होता है? 0.05 into 2 नंबर ऑफ मोल्स into बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम। ठीक है क्या? हो गया उधर खत्म। कभी देखो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल 0.1 मोल, बोलो हाँ। इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ। इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट है? इसका कितना है? इसका कितना है? सेम है ना? सेम है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच की वैल्यू 7। इसका कोई पूछेगा कि पीएच क्या होगा? 7 होगा। हमारे ऑप्शन में बोला था कि इतना एग्जैक्ट बताओ, वही तो बोला था कि पीएच ज़्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा कि न्यूट्रल। जबरदस्ती रोते रहते हैं, जितना रो के मार्क्स उतने कम होगा, जितना अपने आप को सोचोगे यार मैं सब चीज़ कर एकदम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है बेटा कि मेरे से सब बन सकता है, मेरे पास एबिलिटी
एक क्वेश्चन वाले की क्वेश्चन सही में आ गया सब। मतलब मैं भी कुछ हूँ, अरे सब हो, सबके पास है, भगवान उतना ही भेजा है, बस सोचने का तरीका चेंज करना पड़ता है। समझ में आया 4.48? अब बोलो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वाले पार्ट में कहीं पे कोई किसी को दिक्कत है? देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट ना नॉर्मल सी चीज़, जो चीज़ में तुमको पढ़ाया ना कि कैसे निकालते हैं, और ये सारे कि आपको एक बार इक्विलिब्रियम में आएगा, एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, मोल कंसेप्ट में तो आएगा ही आएगा, ऐसा रिलेट करना, 3-4 जगह फिजिकल केमिस्ट्री। इससे क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि अगर आप NCERT बुक देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा बस नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट बता दिया गया है, उसके बाद कुछ नहीं बताया गया। मतलब हम ये समझ के चलते हैं कि हमको एक पार्ट कैसे, कैलकुलेशन वाले पार्ट को हमको अच्छे समझना है। कोई भी पूछेगा बेटा कभी भी क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा रेडॉक्स में। अब रेडॉक्स में कैसे आता है? अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे किसी का एन फैक्टर निकालना है, लेकिन ना वो एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है, क्योंकि तुमको तो पढ़ाया गया है एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए। तो तुम एन फैक्टर एसिड के लिए निकालना जानते हो, बेस के लिए निकालना जानते हो, सॉल्ट के लिए निकालना जानते हो, लेकिन कोई रिएक्शन दी हुई है, अननोन रिएक्शन, ना वो एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है, तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे? सिंपल, एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है या शेयर कर रहा है, कैसे पता चलेगा? कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, मतलब एक मोल जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, जैसे MnO4- ये वाला फिर से एक बार बता, ठीक है? मैं तुमको एन फैक्टर निकालना किसके लिए सिखाया? एसिड, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए। इसके अलावा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको 100% बता रहा हूँ, ठीक है? तुम अलग से अपने, देखो एक तो होता है नॉर्मल, क्या ये सारे क्वेश्चन अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं बताता तुमको समझ में नहीं आता, तुम नहीं बना पाते, बना लेते ना, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से इजी हो जाता है, तुरंत आंसर आ जाता है, इसलिए पता, ठीक है? अगर एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, सॉल्ट भी नहीं है, तो हमको तो पता है ना कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, जितना मास, वही ग्राम इक्विवेलेंट है। ये फील हुआ है कि नहीं हुआ? अब मैं MnO4- जो है लिया, और वो कुछ किसी के साथ रिएक्ट करके वो MnO2 कर दिया। अब बोल रहा है कि MnO4- का इक्विवेलेंट मास बताओ। मेरे को पता है कि ये MnO4- का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे इसका +2 है, तो चेंज कितने का आया बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन, अब ये +7 है, +2, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन लिया है, Mn खुद अकेला 5 इलेक्ट्रॉन, तब तो +2 में गया, +7 से +2 में कैसे गया? 5 इलेक्ट्रॉन को लेकर। अगर इसका मैं 1 मोल लूँगा, तो इसको कितने, 1 मोल ये सब्सटेंस लूँगा, 1 मोल सब्सटेंस नहीं बोलता, नहीं तो मोल में तो लोग होंगे। इसका मैं मोलर मास लूँगा, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास लूँगा, तो उसको कितने मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बोलो हाँ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कितना मास कर रहा है? मोलर मास। जो चेंज आ रहा है ना बेटा, जितना मोल इलेक्ट्रॉन वो लिया है, तो डिवाइड करके ये तो एन फैक्टर बना गया। एन फैक्टर समझ में आई ना कि नहीं आई? और वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के लिए भी तुमको समझा दिया। फील हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं? कि अभी भी नहीं मजा नहीं आया? क्या बोल इसका बोला? तो रिएक्शन किसका करवाया? O4-। आगे समझ, अब बोलो और क्या पता? अभी 10-15 मिनट में तुम जो बोलो बोलो ना, फिर अगली क्लास से अपन एकदम जीरो से, बेसिक से पूरा पढ़ेंगे। आज एक और ये लास्ट डेमो है, इसके बाद डेमो होगा तो भी मैं रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब इतने तो तुम लोग बोर हो गए ना, दिक्कत होगा बाद में। हाँ बोलो, क्या पढ़ोगे? कोई भी एक टॉपिक बताओ। और कितने क्वेश्चन करेंगे? क्या H2SO4 है और NaOH है, इसका 2 मोल लिया,
इसके कितने ग्राम, इसके कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? अरे बहुत इजी हो गया। दो हाँ दो जैसे नंबर ऑफ मोल से बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल से। नहीं मोल से तो बना लिए, ग्राम इक्विवेलेंट से लिख के बना लो तो भी 4 आया ना। 2 मोल, वैलेंसी वेक्टर कितना है 2, 4 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका 4 तो इसका भी 4 होना चाहिए, इसका वैलेंसी वेक्टर कितना है 1, 4 मोल। बोलो हाँ और क्या? लेकिन रैंडम और बनाओ। N2 plus 3H2 इसके ना 0.5 मोल बने, इसके ना 0.5 2.5 मोल रिएक्ट किए। अब तो बताना है कि हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। क्या पन्ना पलट पड़ेगी बेटा? जब नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता है ना, सब पता है तो पीछे क्यों देख रही है? अपना दिमाग लगा। जब तक पेपर में ऐसे देते हैं कि फार्मूला वो लेके जाते हैं कि जो डाउट रहेगा तो देख लेना, बनाना अपने दिमाग से। इसका 1 मोल से 3 मोल से रिएक्ट करता है तो 2.5 into 3 कितना हो जाएगा? 7. चेक तो कर लेती अपना नॉर्मल मेथड से। चलो देखो मैं बनाता हूँ। देखो अब मेरे को इसका वैलेंसी फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर तो नहीं पता है, तो ये 0, ये -3, 0 से 3 में चेंज आया, लेकिन ये तो पर मॉलिक्यूल है ना, दोनों नाइट्रोजन में आएगा ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 6। और ये 0, ये +1, ये 0 से 1 में गया, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने एटम है? तो ये हो गया इसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये 2.5 मोल है ना बेटा? बोलो बच्चे, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? यहाँ पे मोल नहीं लिखता नहीं तो हाँ, इंटू 6 कितना आ गया? 2.5 कितना हो गया? 15। ये 15 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। इसके 15 ग्राम इक्विवेलेंट से इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे? 15। अरे बोलो ना भाई। अब इसको मोल्स में कैसे चेंज करूँ? वैलेंसी फैक्टर डिवाइड करूँ, 15/2 कितना होता है? ठीक है, कुछ लोग जादूगर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसा है? अगर ये चीज नहीं भी होती, ये तो मोल कंसेप्ट के लिए है ना, नहीं भी होती तो भी बना लेता कि नहीं बना लेता।
और बनाओ। वो जो उस दिन जो मैं क्वेश्चंस करवा करवा के समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, अब शायद तुम लोगों को समझ में आ जाए। चलो H2O2 H2O बना, बोलो हाँ। O2 के 3.75 मोल है। बताओ H2 के कितने मोल से लेते हैं? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ रहा है ना? श्रद्धा आया बेटा? तुमको समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास से तुम्हारी पूरी याद है कि नहीं? थोड़ा बहुत ग्राम इक्विवेलेंस में मैं पढ़ा क्या रहा हूँ वो तो तुमको आता ही है। मैं ग्राम इक्विवेलेंस से बनाओ बोल रहा हूँ। देखो ग्राम इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ, देखो मोल्स को मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस में चेंज करना आना चाहिए। तो बेटा उसके लिए मेरे को वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालूंगा? देखो ये 0, ये +1, 0 से +1 गया तो 1 का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है ना। 2 में पर मॉलिक्यूल कितने एटम है? 2, ये 2 हो गया। ये ऑक्सीजन 0 है, -2 हो गया। कितना चेंज आया? 2 का चेंज आया। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, कितने हो गए? 4। अब देखो O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 4, तो 3.75 × 4 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। 15। अगर इसके 15 ग्राम इक्विवेलेंस है तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंस से रिएक्ट करेंगे बेटा? 15 ग्राम इक्विवेलेंस से, बोलो हाँ। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? तो 15 से 2 डिवाइड करूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा? 7.5। बोलिए आप, तुम लोगों को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग वहीं बैठोगे बोलो नहीं सर हमको वैसे ही बनाना है। अरे वैसे ही बनाना है तो तुम फिर क्या कर रहे हो? फिर यहाँ पे बैठ के मेरी ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को। तो मेरा मुंह देखने से अच्छा है कि अपने ही बनाते रहो, सॉल्व करते रहो। आई बेटा बात समझ में? वैलेंसी वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं कि भाई कितना मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, वही उसका वैलेंसी वेक्टर। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए या एक मोल के लिए कितना मोल? 2 मोल। यहाँ पे एक मोल के लिए 4 मोल, उसका वैलेंसी वेक्टर 4, वैलेंसी वेक्टर 2। रेडॉक्स में और क्लियर होगा बेटा। अभी तो तुम रेडॉक्स को क्या है 11 में पढ़े थे ना। 11 तो सीरियस कौन लेता है यार? नहीं एकदम अचानक से बड़े हुए रहते हो तुम लोग। 10 में बच्चे छोटे ही रहते हैं, 11 में अचानक से बड़े हुए रहते हैं। स्कूल में एकदम रोल होता है तो उसमें क्या होता है फिर पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। फिर 12th में थोड़ा समझ में आता है कि हाँ हमको पढ़ लेना चाहिए था। कल कुछ नहीं होता, 12th के बाद प्रॉपर की क्लास ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पढ़ लेंगे। इसलिए तो मोल्स भी नहीं आता तुम लोगों को। मोल्स भी पूछो तो हाँ मोलर मास क्या होता है? हीलियम का 4U और हीलियम का 4 ग्राम क्या डिफरेंस है? क्लास अटेंड करी है ना ये वाली मेरी? तू भी करी है ना? तुम भी करे हो ना? तुम नहीं किए हो ना ये वाली क्लास अभी डेमो में? डिफरेंस अचानक से तो बेटा देखो ना यार, वीडियोस तो डाल दिए हैं ना ग्रुप में, लो ना। तुमको तो बोला हूँ बार बार देखो करके कम से कम। फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है तुम ले लेना, मेरे पास है। तुम लोगों के ग्रुप में मैं बोल देता हूँ, भेज देना। चलो हो गया। अब मेरे पास और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मैं वैसा तुरंत नहीं बना सकता। हो गया क्या? और क्या पढ़ोगे? चलो ठीक है, डेमो खत्म हो गया, मेरा रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो सारे देख के आना तुम, वीडियो सारे देख के आना भैया हैं, क्योंकि एक बार में क्या है वो तरीका थोड़ा सा अलग रहता है ना। तो अच्छा तुम लोग, अरे प्रॉब्लम वही तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना नहीं आता, ऐसा बोल रहे हो? हाँ तो कहाँ समझ में आएगा ये? लेकिन तुमको ये लग रहा है ना कि तुम मेरे पास पढ़ोगे तो तुमको एक दिन आ जाएगा। हाँ बस वही डेमो होता है, समझ में आया? मतलब ये भरोसा होना चाहिए।
चलो ठीक है, बाय।